फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोग देखेंगे 3 वंश देखेंगे। ठीक है, आपका देखो गुलाम वंश और खिलजी वंश खत्म हो गया था। आज की क्लास में हम देखेंगे तुगलक वंश, इसके बाद सैयद वंश और आखिरी जो राजवंश है लोधी वंश। इब्राहिम लोधी को मार के फिर बाबर क्या मुगल वंश की स्थापना कर देगा, तो सीधा हम मुगल वंश पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो 3 वंश आज की क्लास में देखेंगे और अगली क्लास में जितने भी स्थापत्य के काम हुए, मतलब जितनी बिल्डिंगें बनी हैं खास तौर से स्थापत्य, इसके बाद साहित्य, प्रशासन, जो प्रशासनिक शब्दावली है, कौन से अधिकारी क्या कहलाते थे, क्या कार्य करते थे, है ना, राजा क्या कहलाता था, मंत्री क्या कहलाते थे, प्रांत क्या कहलाता था, जिला कौन सी इकाई थी, वो सब चीज़ बहुत डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो टोटल 4 क्लासेज में ये पूरी सल्तनत काल आपकी ख़त्म हो जाएगी। आज आपकी तीसरी क्लास है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तुगलक वंश कब से कब तक था? 1320 से 1414 तक। गयासुद्दीन तुगलक आएंगे 1320 से 1325 तक। मोहम्मद बिन तुगलक आएंगे 1325 से 1351 तक। इसके बारे में बोला जाता है बहुत ही लिबरल आदमी था, बहुत ही समझदार था, नए प्रयोग हमेशा करने से नहीं घबराता था, लेकिन इसकी बहुत सारी चीज़ें इतनी असफल हुई कि इसको फाइनली जियाउद्दीन बर्नी ने बोला है कि शासक को राजा से और राजा को प्रजा से छुटकारा मिल गया, क्योंकि जितनी भी चीज़ें ये लाता था बाद में इसको वापस लेनी पड़ती थी। अभी दिखाऊंगा, हर चीज़ बताऊंगा कैसे क्या था, तो इनके बारे में जानेंगे। फिर तीसरे व्यक्ति आएंगे फिरोज शाह तुगलक। इनके काल में थोड़ी सी परिस्थितियाँ क्या हो जाती हैं, विपरीत हो जाती हैं। मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियों से क्या होते हैं, सारे अमीर जो होते हैं, अमीर मैंने बताया कि अमीर कुछ नहीं होते हैं, स्थानीय सूबेदार होते हैं, एक प्रकार के जमींदार मान लो उनको, इख्तेदार मान लो। ये वो होते हैं जो जिला टाइप के, कि एक जिला किसी को सौंप दिया तो उस जिला का क्या सूबेदार है, वो अपनी सेना भी रख रहा है, वहाँ से राजस्व इकट्ठा कर रहा है, केंद्र को भेज रहा है, मतलब राजा को भेज रहा है। तो राजा को मजबूती इसी से मिलती थी। जब नया राजा आता था, पुराना चेंज होता था, तो अमीरों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती थी। तो इसके टाइम पे क्या है, अमीर सब नाराज़ हो जाएंगे, सेना में नाराज़गी होगी, इसके बाद मुस्लिम जो नाराज़ हो जाएंगे, तो ये सबके प्रति तुष्टीकरण की नीति अपनाएगा, शरीयत के आधार पर शासन चलाएगा। जो शासन है उसमें भागीदारी बढ़ा देगा, जो उलेमा हैं, ठीक है, जो मस्जिदों के वो होते हैं, उन सब की भागीदारी बढ़ा देगा। तो इसका बाद में लॉस भी होगा इसको, सेना को बोल देगा तुम्हारे पद वंशानुगत हो गए। कुछ काम बहुत अच्छे कराता है, जैसे बहुत सारे शहरों का निर्माण किया इसने, बहुत सारे ऐसे सराय बनवाई, रोड बनवाए, नहरें बनवाई, तो इस बारे में इसकी अच्छी चीज़ें भी हैं, है ना। दारुल सफ़ा करके अस्पताल भी बनवाए, तो इनका वो देखेंगे। और फिर आखिरी आएंगे गयासुद्दीन तुगलक टू, कब से? 1386 से। फिर नासिरुद्दीन महबूब वगैरह, और इसके बाद आपका ये ख़त्म हो जाएगा वंश। फिर सैयद वंश देखेंगे हम, इसके बाद आखिरी देखेंगे लोधी वंश। ठीक है, तो बहुत सारा डिटेल में देखेंगे, ये सब चीज़ें फिर से देखनी है, तो अभी इतना जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तुगलक वंश कब से कब तक? 1320 से 1414 तक। ठीक है, सल्तनत काल में अगर देखो आप, तो सर्वाधिक समय तक कौन से लोग रहे? यही लोग रहे, तुगलक वंश के लोग रहे। ठीक है, गुलाम वंश 1206 से 90 तक रहा था, 84 साल रहा था, ये रहे हैं 94 साल। सबसे कम तक कौन रहा है? वो रहे हैं आपके खिलजी वंश, केवल 30 वर्ष तक। तो इन्होंने 94 वर्षों तक शासन किया। सल्तनत काल में सर्वाधिक समय तक यही रहे। यह कौरानी तुर्क थे। ठीक है, इनके बारे में पूछा जाता है, तो यह कौन थे? कौरानी तुर्क। गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325, तो इसके कार्यकाल में देख लेते हैं क्या हुआ। वास्तविक नाम था इसका गाजी मलिक, प्रथम शासक जिसने अपने नाम में गजनी शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, गाजी शब्द का, गाजी शब्द का प्रयोग करना, जो मैंने बताया कि गाजी क्या होता था। गाजी वो होता था जो आते थे, अटैक करते थे, आक्रमण करते थे अपने दुश्मनों, खास तौर से काफिर बोला जाता था जो इस्लाम धर्म का पालन नहीं करते। तो काफिरों की, बहुत सारे काफिरों को मौत के घाट उतारते थे और कब्जा कर लेते थे, तो फिर वो गाजी की उपाधि लेते थे। तो प्रथम शासक जिसने अपने नाम में गाजी शब्द का प्रयोग किया। रस्म ए मियामी उसकी राजस्व नीति थी। भू राजस्व दर को घटाकर 1/10 कर दिया, ये बहुत अच्छा काम किया था। अभी तक इतनी कम भू राजस्व दर नहीं सुनने को मिलती है। ठीक है, इसने नहरों का निर्माण कराया। तो ऐसा बोला जाता है कि अगर नहरों का वास्तविक तौर पर, पहले तो प्राचीन काल में हुआ ही है, सबने देखा है, जूनागढ़ में नहर थी आपकी, है ना, तो नहरों का हुआ, लेकिन सल्तनत काल में वास्तविक तौर पे किसी ने किसानों का ध्यान रखा, अगर नहरों का निर्माण कराया, तो ये व्यक्ति था, इसने स्टार्ट कर दिया। फिर फिरोज शाह तुगलक तो एक हाके सर्व नामक कर भी लगा देते हैं नहरों पे। ठीक है, नहर निर्माण पे।
सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के साथ इसका विवाद हो गया था, तभी उन्होंने बोला था अभी दिल्ली दूर है। ये धमकी देते थे कि दिल्ली आओ तब देख लेंगे तुमको, वो आते नहीं थे, वो बोलते थे दिल्ली अभी दूर है, हनूज दिल्ली दूरस्थ। लकड़ी के महल में दबकर इसकी मृत्यु हो गई थी। कहीं गया था स्वागत के लिए, लकड़ी का महल बनाया गया था और वही गिर गया तो इनकी मौत हो गई। लकड़ी के महल के निर्माण जौना खां ने करवाया था, ठीक है। सल्तनत काल का प्रथम सुल्तान जिसने नहरों का निर्माण कराया, ये मैं बता चुका हूँ आपको। दूसरे व्यक्ति आते मोहम्मद बिन तुगलक, 1325 से 1351 तक। अगर बोलो तो सर्वाधिक विद्रोह सल्तनत काल में इसी के काल में हुए। सर्वाधिक जो सीमा थी शासन की, इसी के काल में सर्वाधिक विस्तृत थी, है ना। यह निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। आप सोचो, इसके डैडी की बुराई थी निजामुद्दीन औलिया से। संत निजामुद्दीन औलिया जो थे सूफी संत थे, ठीक है। ये इनका क्या था, इन्होंने भी 7 शासकों का काल देखा था। जैसे अमीर खुसरो थे वैसे ये भी थे। यह सल्तनत काल का सबसे विद्वान शासक था। इसे कई भाषाओं का ज्ञान था, जैसे तुर्की, अरबी, फारसी। इसे कई विषयों का ज्ञान था, दर्शन शास्त्र, सुलेखन, ज्योतिष शास्त्र, खगोल शास्त्र। इतिहासकार इसे पागल रक्त पिपासु बताते हैं। क्योंकि रक्त पिपासु इसलिए क्योंकि दक्षिण में इसने बहुत अभियान किए, दक्षिण में अभियान किए, जाता है दौलताबाद को राजधानी भी बनाता है जिससे कि दक्षिण के अभियान करा पाए। कई सालों तक युद्ध लड़ता रहा, फिर वापस आना पड़ा, इसलिए बोलते हैं। वह प्रयोगधर्मी शासक था, जो मैंने बोला एक्सपेरिमेंट करता रहता था। क्या क्या प्रयोग किए, गंगा यमुना दोआब में वृद्धि। दो जिसको भी देखना है, इस पर मैंने मेंस मॉडल आंसर, एक प्लेलिस्ट में जाओगे आप तो मेंस मॉडल आंसर करके दी होगी सीरीज, उसमें जो मेंस के मॉडल आंसर बनाए हैं तो किसी टॉपिक विशेष पे बनाए हैं, तो इसके भी बनाए मोहम्मद बिन तुगलक पे, इसकी सारी नीतियाँ बहुत डिटेल में कराई है, क्या क्या थी, कैसे वापस ली, क्या परिस्थितियाँ थी, तो वहाँ और ज़्यादा डिटेल में मिल जाएगा, ठीक है। तो गंगा यमुना दोआब में इसने कर वृद्धि कर दी। क्या हुआ कि दोआब में बहुत उपजाऊ भूमि थी। दोआब क्या होता है, जो 2 नदियों के बीच का स्थान होता है। तो वहाँ की नदियों द्वारा लाई गई कौन सी जलोढ़ मिट्टी होती है, बहुत उपजाऊ होती है। उपजाऊ हो रही तो फसल अच्छी हो रही। अब इसने सोच तो इसकी सही थी कि यहाँ फसल अच्छी हो रही है तो क्या करें, कर की वृद्धि कर दें। लेकिन जो अधिकारी थे वो सही समय पे उन्होंने जानकारी नहीं दी कि वहाँ पे क्या है कि 2 साल से अकाल सूखा पड़ रहा था। सूखा पड़ रहा तो अकाल जैसी स्थिति हो, उस टाइम पे आप क्या करो, कर वृद्धि कर दो। तो जनता क्या होगी, आक्रोशित हो जाएगी, उसका खिलाफत करेगी। वही चीज़ किया तो फाइनली इसको क्या है, कर वृद्धि वापस लेनी पड़ी। इसने कर को बढ़ाकर 1/2 कर दिया। जो गयासुद्दीन तुगलक के काल में आपने देखा होगा कि 1/10 था, इसने 1/2 कर दिया, लेकिन वहाँ अकाल पड़ गया। कालांतर में इसने किसानों को अग्रिम कृषि ऋण, सोनघर, मतलब अग्रिम कृषि ऋण अभी भी दिए जाते हैं फसल की शुरुआत में, फसल बोने से पहले ये कृषि ऋण दिए हो, इनको बोला जाता है सोनघर। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये जो ऋणों का रजिस्टर है आगे चल के आपका फिरोज शाह तुगलक क्या है, इसको नष्ट करा देगा तुष्टिकरण के चक्कर में, लोगों को खुश करने के चक्कर। इसने दीवान ए अमीर ए कोही, पूरा नाम था दीवान ए अमीर ए कोही, या कहीं कहीं दीवान ए कोही भी मिलता है। तो एक कृषि विभाग था, इसकी स्थापना की। ये सारी टर्मिनोलॉजी पूछी जाती है, ध्यान से एक एक चीज़ लिख लेना। प्रतीकात्मक मुद्रा, तीसरा चीज़ इसने क्या चलाया, इसने क्या किया, चांदी की दुनिया भर में कमी हो गई थी, चांदी की मुद्रा चलती थी। अब इसने सोचा क्यों ना मुद्रा तांबे की बनाई जाए, खजाने में से चांदी भी खत्म नहीं होगी, इस तांबे की मुद्रा का मूल्य क्या कर दिया जाए, चांदी के बराबर कर दिया जाए। आज सांकेतिक मुद्रा जो आज चलती है, सोचो इस बंदे ने उस टाइम पे इसका उपयोग करना शुरू कर दिया। लेकिन क्या हुआ, जो तांबे की मुद्रा थी तो लोगों ने अपने घर में रखा हुआ तांबा गला के, बर्तन गला के मुद्रा बनानी शुरू कर दी और चांदी के भाव में उसको बेचना शुरू कर दिया। तो अब क्या होगा, नकली मुद्रा आ गई तो धीमे धीमे जो व्यापारी हैं उसको लेना बंद कर देंगे, विदेशी जो व्यापारी हैं वो भी लेना बंद कर देंगे और यहाँ पे बहुत सारा प्रॉब्लम आ जाएगा। फाइनली ये मुद्रा वापस लेगा और जिन जिनके पास मुद्रा ऑलरेडी जिनने बना चुके थे उनको क्या करेगा, खजाने से उनको उतनी चांदी की मुद्रा देगा। तो ये भी उल्टा दाव पड़ गया। जनता के महत्व देखो, कारण क्या क्या थे, असफल प्रयोग क्यों रहा कि जनता इसके महत्व को नहीं समझ पाई, अधिकारियों ने इसमें सहयोग नहीं किया, जाली मुद्रा बनी, विदेशी व्यापारियों ने इसे स्वीकार नहीं किया। तैयारी अपूर्ण, मैन यही था कि ये जो भी नीतियां बनाते थे तो अमीर जो होते थे, अधिकारी वो होते थे, वो ज़मीनी स्तर पर लागू नहीं कर पाते थे, प्लस इसको शासक को सही जानकारी नहीं देते थे, इसलिए सारी योजनाएं इसकी विफल रहीं। राजधानी परिवर्तन किया इसने, देवगिरी को नई राजधानी बनाया, देवगिरी है एक स्थान है, ठीक है।
तो उसको इसने क्या नई राजधानी बनाया एवं उसका नाम क्या दौलताबाद रख दिया। दौलताबाद नाम रख दिया, लेकिन फाइनली इसको क्या है वो राजधानी वापस लेनी पड़ी, क्योंकि वहाँ से दिल्ली को मैनेज करना एक वो हो गया था, कठिन हो गया था। प्लस एक अफवाह फैल गई थी कि इसको कोई बीमारी हो गई जो असाध्य है, वो मरने वाला है। तो फिर इसको लगा कि दिल्ली में लोग बाग इसके विरुद्ध विद्रोह ना कर दें, तो फिर ये लौट के आना पड़ा। अब राजधानी परिवर्तन के कारण क्या क्या थे कि इब्न बतूता एवं अबू बकर ईसामी के अनुसार जनता सुल्तान को गालियों भरे पत्र लिखती थी, इसलिए इसने जनता को दंडित किया। बट ऐसा कोई वो नहीं था। ये सारे मैंने रीजन भी बताया जो मेंस मॉडल आंसर है उसमें, और फिर बताया कि ये क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि सारी जनता पढ़ी लिखी नहीं थी, गिने चुने लोग पढ़े लिखे थे, ठीक है। तो हर व्यक्ति थोड़ी वो कर सकता है। बर्नी के अनुसार सल्तनत के केंद्र में राजधानी स्थापित की गई, लेकिन सल्तनत का केंद्र नहीं था। सब जगह से जो दौलताबाद है उसकी डिस्टेंस बराबर नहीं थी। कुछ इतिहासकारों के अनुसार मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए राजधानी परिवर्तन किया गया। तो ठीक है, ये सब रीजन थे। इस समय मंगोलों ने भारत पर एक बार आक्रमण किया। इसका नेता कौन था? तमरा सरीन। वास्तविकता में राजधानी का पूर्णतः स्थानांतरण हुआ ही नहीं था, वो एक द्वितीय राजधानी थी, दिल्ली प्रथम राजधानी थी। हमें दिल्ली टकसाल के सिक्के प्राप्त होते हैं। अरब यात्री अब्बासी 2 राजधानियों का उल्लेख करता है, ठीक है। फिर 5वीं जो इसकी योजना थी वो कौन सी विफल रही? खुरासान एक प्रांत था। खुरासान प्रांत वही है जो इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान ऐसे करके लिखते हैं ना, अफगानिस्तान और उसके मध्य एशिया वाला भाग। तो इसने क्या किया? इसने खुरासान में थोड़ी सी राजनीतिक परिस्थितियां क्या हो गई, विपरीत हो गई, और वहाँ पे अव्यवस्था फैल गई। इसको लगा कि हम यहाँ पे जाके कब्जा कर सकते हैं, यहाँ की सत्ता ले सकते हैं। तो इसने सेना भर्ती की और सबको 1 साल का एडवांस दे दिया, सारे सैनिकों को। बाद में क्या हुआ, वहाँ पे परिस्थितियाँ चेंज हो गई, स्थिरता आ गई, तो इसको वो चीज़ टालनी पड़ी। तो इसीलिए तो देखो ये क्या था, मोहम्मद बिन तुगलक ने 3,70,000 सैनिकों को भर्ती किया एवं उन्हें अग्रिम वेतन दे दिया। कालांतर में यह योजना रद्द हो गई, जिससे क्या ये लॉस हो गया राजस्व का। फिर एक कराचल अभियान था। इसकी सेना कराचल अभियान पर गई, लेकिन आपदा के कारण समाप्त हो गई। कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं बचा था, ठीक है। 3 लोग बोल रहे हैं कि मात्र 3 लोग जीवित बचे थे। क्या हुआ था कि कराचल पड़ता है आपका चीन के नीचे, तिब्बत तक, ठीक है। इधर कराचल पड़ता है। इसने सेना को मना किया था कि इधर नहीं जाना है, इस तरफ नहीं जाना है, कराचल के लिए जाना था, और ये लोग चीन की तरफ चले गए। तो वहाँ पे फिर विपरीत परिस्थितियाँ थी, बर्फ़ थी, ये वो था, उसमें सारे वो उनकी मौत हो गई। तो 3 लोग जीवित लौटे, कुछ लोग बोलते हैं 10 लौटे, और तुगलक ने फिर इनकी भी हत्या करवा दी जो जीवित लौटे। सर्वाधिक विद्रोह इसके समय में हुए, सल्तनत काल के। वैसे औरंगजेब के समय में हुए हैं, ठीक है, लेकिन सल्तनत काल नहीं, सर्वाधिक इसके काल में हुए। इसके समय सल्तनत सबसे विस्तृत था, मतलब इसका साम्राज्य सबसे ज़्यादा फैला हुआ था। यह धार्मिक रूप से सहिष्णु शासक था। होली एवं हिंदुओं के त्यौहार मनाता था। सारे फैक्ट हैं, देखो इससे ज़्यादा फैक्ट नहीं पूछे जाते हैं। ये जितने 4-5 बुक्स में आते हैं फैक्ट, वो सारे यहाँ पे हैं। फिर इसके समय में एक यात्री आया था, इब्ने बतूता। कहाँ का था? मोरक्को का निवासी था। मोरक्को कहाँ पड़ता? अफ्रीका में सबसे ऊपर। 1333 में ये भारत आया। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली में काजी क्या होता था? धार्मिक काम तो करता ही था, न्यायाधीश का काम भी करता था। काजी मुख्य न्यायाधीश होता था, ये ध्यान रखो। तो काजी के पद पर नियुक्त किया। इसे कुछ दिनों के लिए जेल में भी डाला, फिर रुष्ट हो गया तो जेल में डाल दिया। फिर देखो आगे क्या करेगा। तुगलक इसे दूत बनाकर चीन भी भेजेगा आगे चल के। इसने अपना यात्रा वृतांत चीन में जाकर लिखा। पुस्तक का नाम है रहला नामक इसने पुस्तक लिखी अरबी भाषा में। 1351 में थट्टा सिंध में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई। फिर आएंगे आपके फिरोज शाह तुगलक। राज्याभिषेक इसका थट्टा सिंध में ही हुआ, जहाँ उसकी मृत्यु हुई। यह मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। यह मोहम्मद बिन तुगलक का वैध उत्तराधिकारी नहीं था, लेकिन अमीरों तथा उलेमाओं की सहायता से शासक बन गया। उलेमा क्या होते थे? धार्मिक लोग होते थे। और अमीर मैंने बता ही दिया। अमीर एवं उलेमा इसके समय अत्यधिक शक्तिशाली हो गए थे, जो मैंने बताया। अब भ्रष्टाचार कैसे बढ़ेगा? क्योंकि इसने सारे पद वंशानुगत बना दिए। तो अब मेरिट के आधार पर किसी की नियुक्ति नहीं हो रही। सेना में सिपाही है, उसका बच्चा सिपाही बनेगा। प्लस उनको जागीरें दी, वेतन जो नगद दिया जाता था इसने क्या जागीर के रूप में दे दिया। तो बहुत लेवल पे भ्रष्टाचार बढ़ गया था। अफीक नामक एक इतिहासकार हैं, वो जानकारी देते हैं कि यहाँ पे भ्रष्टाचार था। फिरोज ने अमीरों के पदों को वंशानुगत कर दिया।
मुख्य रूप से जो इक्ता व्यवस्था होती है, इक्तेदार मैंने बताया है ना। इल्तुतमिश क्या था, बदायूं का इक्तेदार था जब बना था। तो इक्तेदार सूबे का प्रमुख होता है, जैसे गवर्नर आज की डेट में होता है। सुधार क्या क्या किए इसने, हेसामुद्दीन जुनैद से राज्य की वार्षिक आय की गणना करवाई जो 6.78 करोड़ टन का थी। इसने 3 नए सिक्के चलाए, सरगनी सिक्का 6 गुना होता था, अट्ठा सिक्का 1/2 होता था और बिक 1/4 होता था, ठीक है, टंका का। इसने शरिया कानून के अनुसार 4 कर लागू की। हाँ, इसने बहुत सारे कर थे, ठीक है, सारे कर समाप्त कर दिए। लेकिन यही व्यक्ति होगा जो ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाएगा। वैसे हर जगह ब्राह्मण अंधे जो होते हैं उनको जजिया कर से मुक्त रखा गया था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक चूँकि इसको उलेमाओं को, जो काजी लोग होते हैं, उनको संतुष्ट करना था। ये इसकी माता क्या थी, हिंदू थी, तो इसके एक ये भी था कि ये हिंदुओं के प्रति सिंपैथी रखता है, तो इसको दिखाना था नहीं हम कट्टर हैं। इसने कुछ मंदिर भी तोड़वाए थे, आगे आएगा नहीं आएगा तो अभी मैंने बता दिया वो, ठीक है। इसने शरिया कानून के अनुसार केवल 4 कर लागू किए, खुम्स, खराज, जजिया, जकात। खुम्स क्या था, लूट, जो मैंने बताया युद्ध में जो लूट होती थी उसमें सैनिकों का हिस्सा। खराज क्या होता था, भू राजस्व कर। जजिया कर राजनीतिक कर होता था। और जकात मुस्लिमों द्वारा दिया गया दान, आय का 40वां हिस्सा, ठीक है। इसने 23 प्रकार के करों को समाप्त किया जिन्हें अब्बाब, करों के ऊपर कर होता है जिसको बोला जाता है अब्बाब, तो उन्हें इसने समाप्त भी किया। नहरों का निर्माण कराया। प्रमुख नहरें कौन कौन सी थीं, राजाबाही, उलूग खानी। इसने 300 शहरों की स्थापना की। प्रमुख शहर कौन कौन से थे, फिरोज शाह कोटला। दिल्ली 7 भागों में है, दिल्ली के 7 भाग हैं, ठीक है, तो उसमें एक भाग है फिरोज शाह कोटला, ठीक है। फिरोजाबाद की स्थापना की, फिरोजपुर की, हिसार की, फतेहाबाद की, जौनपुर की। जौनपुर की स्थापना किसने, अपने भाई जौना खान की याद में की। जौना खान यही व्यक्ति है जिसने लकड़ी का महल बनवाया था जिसमें क्या गयासुद्दीन तुगलक की मौत हो गई थी, ठीक है। इसके बाद बंगाल अभियान से लौटते समय जौनपुर शहर बसाया था इसने, आगे चल के पूर्व का स्वराज बना था। इसने 1200 उद्यानों का निर्माण कराया, निर्माण कार्य इसने बहुत कराया। कुछ विभागों की स्थापना की, देख लो कौन कौन से। दीवाने खैरात, जो खैरात देते हैं दान, तो दान विभाग की स्थापना की गरीब मुसलमानों के लिए। दीवाने इस्तिहाक, पेंशन विभाग की स्थापना की। दीवाने बंदगान, गुलाम विभाग की स्थापना की। बंदगान मतलब जो बंदी बनाए जाते थे उनके लिए। दारुल सफ़ा, चिकित्सालय एक प्रकार का, या सफ़ाखाना जिसको बोलते थे, तो फ्री चिकित्सा देता था। इसने एक सिंचाई कर लागू किया, हक ए सर्व। उस नामक मुसलमानों की भूमि को बोला जाता था, उसरी कर, उस पर लगाया गया कर। अभियान देख लेते हैं कौन कौन। फिरोज तुगलक अच्छा सेना नायक नहीं था, इसने बंगाल और सिंध पर अभियान किए। सिंध अभियान को अत्यंत कुव्यवस्थित अभियान कहा जाता है। धार्मिक नीति, इसकी माँ हिंदू थी, इसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू किया। बंगाल अभियान से लौटते समय ये पूछा जाता है, पुरी के जगन्नाथ मंदिर को इसने तोड़वा दिया था। इसने ज्वाला देवी मंदिर को भी तोड़वाया था। ज्वाला देवी मंदिर से प्राप्त संस्कृत पांडुलिपियों का फारसी में अनुवाद कराया। अनुवादक कौन थे, अजीजुद्दीन, ठीक है। अनुवाद का नाम क्या था, दलाइले फिरोज शाही। फिरोज शाही, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, फिरोज शाही की आत्मकथा फुतुहात ए फिरोज शाही थी, किसने लिखी, जियाउद्दीन, नहीं ये आत्मकथा तो इसने खुद ही लिखी, फुतुहात ए फिरोज शाही। इसने जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख़ फिरोज शाही लिखी, ये पूछी जाती है, ठीक है। तो तारीख़ फिरोज शाही और फतवा ए जहांदारी, ये 2 पुस्तकें लिखी किसने, जियाउद्दीन बर्नी ने। शम्स ए सिराज अफीक की पुस्तकें हैं कौन सी, अच्छा इसमें देखो 2 चीज़ें हैं, जो तारीख़ ए फिरोज शाही, ये बीपीएससी में बहुत बार आता है, तारीख़ फिरोज शाही, फतवा ए जहांदारी, ये 2 लिखी तो है जियाउद्दीन बर्नी ने, लेकिन ये पुस्तक जो है तारीख़ फिरोज शाही, एक अफीक ने भी इसमें क्या योगदान दिया, ठीक है, अफीक। तो शम्स ए सिराज अफीक जिसको बोला जाता है, इन्होंने भी इसमें योगदान दिया। तो जहाँ पे भी तारीख़ फिरोज शाही आए वहाँ पे समझ जाया करो कि ये दोनों बंदों का अगर नाम होगा तो दोनों ने लिखी है, उनमें से किसी एक हो तो उसने लिखी है, ठीक है। अब इसके बारे में फिर से आ रहा है कि तारीख़ ए फिरोज शाही किसने, शम्स ए सिराज अफीक की पुस्तकें हैं। पुस्तक है सीरत ए फिरोज शाही, इसके लेखक क्या अज्ञात हैं, इसमें नहरों की जानकारी मिलती है। फिर फिरोज के आर्थिक सुधारों का श्रेय उसके मंत्री खान ए जहाँ तेलंगानी को जाता है। यह तेलंगाना का ब्राह्मण था।
इसका वास्तविक नाम कन्नू था, कन्नू। फिर आ जाते हैं गियासुद्दीन तुगलक पर। इस समय गुलाम अत्यधिक शक्तिशाली हो गए थे, ठीक है। दीवाने बंदगान इसने बनाई था जो मैंने बताया आपको, ठीक है। तो इस समय क्या हो गया आपका, गुलाम अत्यधिक शक्तिशाली हो गए, सल्तनत कई भागों में विभाजित हो गई थी। इतने ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं इनके बारे में। आगे आ जाते हैं। नासिरुद्दीन महमूद, सल्तनत दिल्ली से इसकी पालम तक फैला हुआ था। तो दिल्ली से पालम समझ रहे हैं कितना है, बहुत ज़्यादा नहीं है, पास में ही पालम हवाई अड्डा। 1398 में क्या हुआ, सिमट गई, मतलब इसकी दिल्ली सल्तनत जो है यहाँ पे सिमट चुकी थी। तैमूर जो है, तैमूर लंग, इसने क्या किया, भारत पर आक्रमण किया एवं दिल्ली को लूट लिया। सुल्तान जो था नासिरुद्दीन महमूद, वो क्या किया, दिल्ली छोड़कर भाग गया। एक भिखारी दौलत ने तैमूर को लंगड़ा कहा, इसलिए इसका नाम तैमूर लंग पड़ गया। तैमूर भारतीय कारीगरों को अपने साथ समरकंद, समरकंद ये आपका कहाँ है, ताजिकिस्तान में। यहाँ पे अभी क्या हुई थी आपकी, कौन सी समिट हुई थी, आपको उसमें बताना है कमेंट सेक्शन में। समरकंद लेके चला गया। भारतीय कारीगरों ने समरकंद में तैमूर के मकबरे का निर्माण किया। फिर आएंगे आपके दौलत खां लोधी। खिज्र खां ने इसकी हत्या कर दी थी 1412 से 1414 तक। अब आ जाएंगे आपके सैयद वंश, 1414 से 1451 तक रहे ये लोग। यह मोहम्मद साहब के वंशज अपने आप को बोलते थे। खिज्र खां 1414 से 21 तक रहा। तैमूर ने इसे मुल्तान एवं पंजाब का गवर्नर, जब तैमूर यहाँ पे आक्रमण करेगा ना तो पूरी जगह अव्यवस्था फैल जाएगी, कोई केंद्रीकृत सत्ता नहीं रहेगी। जौनपुर अपने आप को अलग वो कर लेगा और जौनपुर एक स्वतंत्र रियासत की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा, उसके अपने काम चलेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से तैमूर लंग क्या करके गया है, खिज्र खां को मुल्तान एवं पंजाब का गवर्नर बना के चला गया। इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। उपाधि इसकी क्या थी, रैयत ए आला। यह स्वयं को तैमूर के पुत्र शाहरुख का प्रतिनिधि मानता था। दूसरे आए हैं मुबारक शाह 1421 से 1434 तक। इसने शाह की उपाधि धारण की। याहया बिन अहमद सरहिंदी, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है इसके ऊपर, तारीख ए मुबारक शाही। फिर मोहम्मद शाह आएंगे 1434 से 1445 तक। फिर अलाउद्दीन आलम शाह आएंगे 1445 से 14, इनको याद करना इंपॉर्टेंट नहीं, बस ये डाल दिया, जिक्र कर दिया। यह सल्तनत का कारभार बहलोल लोदी को सौंपकर बदायूं चला गया था। कौन सा, अलाउद्दीन आलम शाह। ये इसके बारे में कहा जाता है ये बहुत डरपोक आदमी था, अपने मंत्री के खिलाफ ही ये साजिश रचने लगा था, ठीक है। अब आ जाते हैं लोधी। जब बहलोल लोदी को इसने सत्ता सौंपी दी तो वो आ जाएगा। तो लोधी वंश देख लेते हैं, ये आखिरी राजवंश है सल्तनत काल का, 1451 से 1526 तक चला, ठीक है। इनका ये जो लोधी वंश है, इनका संबंध क्या, अफगानों की साहूखेल शाखा से था। इनके पूर्वज घोड़ों के व्यापारी थे, घोड़ों का व्यापार करते थे। बहलोल लोधी सबसे प्रथम शासक थे। अफगानों का समाज समतामूलक समाज था। सुल्तानों को समाज में प्रथम माना जाता था, ठीक है, समाज में प्रथम माना जाता था। बहलोल अपने अमीरों का सदैव स्वागत करता था। यह सिंहासन का प्रयोग नहीं करता था बहलोल लोधी, चूंकि मैंने बोला ना समाज समतामूलक था, सबको समान माना जाता था, ठीक है। तो एक तो ये समाज में प्रथम लिख दो या समानों में, सभी समान लोग हैं। उन्होंने मान लिया कि सभी लोग क्या हैं, समान हैं। तो समान, अभी जैसे मंत्री परिषद होती है आपकी, उसमें क्या होता है कि सभी मंत्री क्या हैं, समान होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को समानों में प्रथम माना जाता है, फर्स्ट। ऐसे यहाँ पे तो सिंहासन का प्रयोग नहीं करता था। वह अपने अमीरों को मसनद ए आली पुकारता था। इसने जौनपुर को जीत लिया। इसने सिक्के चलाए जिन्हें बहलोली सिक्के कहा जाता था, ठीक है, और ये मुगल काल तक मान्य थे। फिर अगला शासक आ जाए। देखो, जिस शासक के बारे में जितनी जानकारी चाहिए, जितनी फैक्चुअल चीज़ें पूछी जाती, उनको ही हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। अगला शासक है आपका सिकंदर लोधी, 1489 से 1517 तक। इसने सिंहासन का प्रयोग आरंभ कर दिया। चूँकि देख क्या है ना, अभी आप देख रहे हो दिल्ली में, देख रहे हो केजरीवाल हैं, पहले क्या एक घर का मकान चाहिए, चल जाएगा, एक कमरे का मकान, फिर 5 कमरे का, फिर 5 बेडरूम का, अभी उन्होंने एकदम शीश महल बनवा लिया। तो ऐसे जब सत्ता का प्रयोग करते हैं तो फिर वो जो समानता होती है अपने आप दूर होती चली जाती है। सत्ता और राजनीति बहुत ही गंदी चीज़ है, ठीक है। तो यही सेम चीज़ यहाँ पे हुई। इसने सुल्तान के पद को गरिमामय बनाना शुरू कर दिया। इसके अमीर शाही फरमान का भी सम्मान करते थे।
गुलरुखी, हाँ, गुलरुखी उपनाम से एक कविता लिखा करता था सिकंदर लोदी, ये बहुत फेमस है। अगला इसके बारे में क्या फेमस चीज़ है, आगरा शहर की स्थापना 1504 में की थी और 1506 में इसने इसको राजधानी बनाया। आगे चल के इसको राजधानी, फिर जितने भी मुग़ल बादशाह हैं इसको राजधानी बनाएंगे, ठीक है। इसने सिकंदरी गज का प्रयोग किया, गज ए सिकंदरी, तो मापने के लिए गज ए सिकंदरी समझो बहुत फेमस रही है, शेरशाह सूरी तक भी गई है, ठीक है। एकमात्र सुल्तान जिसने खुम्स में हिस्सेदारी नहीं ली, खुम्स मैंने बताया ना क्या है आपका, लूटा हुआ, युद्ध में लूटा हुआ धन है, तो इसने हिस्सेदारी नहीं ली। इसने अनाज से चुंगी कर हटा लिया, जो चुंगी कर होता है जगह जगह। पसंदीदा इसका वाद्य यंत्र क्या था, सहनाई। लज्जत ए सिकंदर शाही संगीत ग्रंथों का फारसी अनुवाद था, लज्जत ए सिकंदर शाही नाम से। और फरहंगे ए सिकंदरी आयुर्वेद ग्रंथों का फारसी अनुवाद था। ये पुस्तकें किसने, इसी ने ही लिखी हैं, ये ध्यान रखना। इसका कथन था कि यदि मैं मेरे गुलाम को पालकी में बिठा दूं तो अमीर उसे उठाने से इनकार नहीं करेंगे। तो एक प्रकार से इसने बोला है कि अमीर इसकी इतनी इज्जत करते हैं कि अपने गुलाम को भी ये पालकी में बिठा देगा तो अमीर क्या करेंगे, उसे उठाने से इनकार नहीं करेंगे। आगे आते हैं, धार्मिक नीति। धार्मिक नीति में इसकी भी थोड़ी सी कट्टरता सामने आई है। एक ब्राह्मण को इसने क्या, मृत्युदंड दे दिया था। पुरी के जगन्नाथ मंदिर को तोड़वाया, ज्वाला देवी मंदिर को भी तोड़वाया इसने। ज्वाला देवी मूर्ति के टुकड़ों को कसाईयों में वितरित करवाया था। ऐसा बहुत लोगों ने किया, सोमनाथ मंदिर में जो शिवलिंग है उनको भी तोड़वाया। ये सारी चीज़ें होती रही हमारे साथ। महिलाओं के मज़ार पर जाने पर रोक लगा दी, ठीक है। ये सारे काम सिकंदर लोदी ने कराए हैं। दरगाह होती है मज़ार प्लस मस्जिद, ठीक है। तो मज़ार आपकी किसका, दरगाह का पार्ट होती है। इब्राहिम लोदी देख लेते हैं। आखिरी शासक यही है 1517 से 1526 तक। पहला शासक होगा जो क्या, युद्ध के मैदान में मारा जाएगा। ये थोड़ा सा बहुत बदनाम हो गया था, इसने की नीतियाँ इतनी वो थी कि इससे सब कुछ आसपास जितने भी होते हैं ना, सब नाराज़ थे। तो इसने अपने व्यवहार से अमीरों को नाराज़ कर दिया। दौलत खां लोदी, ये पूछा जाता है कि किसने इन्विटेशन दिया था, तो दौलत खां लोदी जो थे आपके पंजाब के गवर्नर, इसने बाबर को भारत पर आक्रमण करने हेतु आमंत्रित किया था। और राणा सांगा भी थे, उन्होंने भी इनकी हेल्प करने की बात की थी। बाद में राणा सांगा हेल्प नहीं करते हैं, किसकी, बाबर की। तो अगला युद्ध वो बाबर किससे, राणा सांगा से लड़ता है, खानवा का युद्ध, ठीक है। अमीर खां लोदी भी सम्मिलित हुआ। अमीर खां लोदी दौलत खां लोदी का जो था चाचा था, वो भी सम्मिलित हुआ। कथन, मेरे अमीर मेरे शाही खेमे का सम्मान करते हैं, इब्राहिम लोदी का कथन था ये। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, 1526 में, इब्राहिम लोदी वर्सेज बाबर। इब्राहिम लोदी पराजित हुआ और युद्ध के मैदान में मारा गया, और यहीं से आपकी क्या, मुग़ल सत्ता की स्थापना हो गई। अब अगला जो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, तो हम देखेंगे पूरी सल्तनत कालीन आर्ट एंड कल्चर, कल्चर प्लस प्रशासन, ये देख लेंगे। फिर यहाँ पे सल्तनत काल आपकी समाप्त हो जाएगी, मतलब 50% चीज़ें आपकी समाप्त हो जाएंगी। फिर मुग़ल काल देखेंगे, और मुग़ल काल के बाद थोड़ा सा भक्ति और ये सूफी तो आपके में नहीं आते हैं वैसे, ठीक है, तो उसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। थोड़ा बहुत विजयनगर और बहमनी की जानकारी दे देंगे, थोड़ा सा हम लास्ट तक पिन पॉइंटेड हो जाएंगे, है ना। जैसे ही टाइम नज़दीक आ रहा है हम चीज़ें उस हिसाब से करेंगे कि आपके एग्ज़ाम के पहले तक समाप्त हो जाएं।